प्यारे बच्चों, आप सबों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से पाठ 18, जिसका नाम है भूमिगत ईंधन यानी कि अंडरग्राउंड फ्यूल, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर का चुनाव कीजिए, है ना। अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। और आपके सामने ऑप्शन कौन कौन सा है? क पेट्रोलियम, ख गैस, क कोयला और घ कोल तार। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला। अप्रिय गंध का मतलब हुआ कि जो गंध हमें पसंद नहीं हो, ठीक है ना। पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, कोल तार है। तो इसमें से अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है? तो आप देखिए इसका उत्तर है घ कोल तार। कोल तार जो होता है उसका गंध बहुत अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा खराब लगता है, इसलिए अप्रिय है ना। और इसका रंग भी गहरा काला होता है, तो कोल तार इसका सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, कोयला को बनने में कितना समय लगता है? और ऑप्शन कौन कौन सा है आपके सामने? पहला है क 100 वर्ष, दूसरा ख हजारों वर्ष, ग लाखों वर्ष, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर कौन सा है? लाखों वर्ष। कोयला को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? और आपके सामने ऑप्शन कौन कौन सा है? क कोक, ख कोल गैस, ग बिटुमिन, घ पेट्रोलियम। और इसका सही उत्तर है ग बिटुमिन। बिटुमिन जो होता है उसका उपयोग करते हैं हम लोग सड़क के निर्माण में, और ये बिटुमिन जो है वह पेट्रोलियम का ही एक उत्पाद है। तो सही उत्तर हो जाएगा ग बिटुमिन। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? और आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन है? क सौर ऊर्जा, ख परमाणु ऊर्जा, ग जल ऊर्जा और घ है कोयला ऊर्जा। देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन वैसा ईंधन है जिसका निर्माण पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है, ठीक है। और इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है घ कोयला ऊर्जा। तो कोयला जो होता है वह जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? और आपके सामने ऑप्शन है क मीथेन, ख इथेन, ग कार्बन डाइऑक्साइड और घ ऑक्सीजन। और इसका सही उत्तर है आपका क मीथेन, ठीक है। मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन ही होती है ना। और मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, और मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। इसमें दो प्रश्न है, पहला कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है, और दूसरा है उसका हमें एग्जाम्पल भी देना है, उदाहरण भी लिखना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आप देखिए स्क्रीन पर, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं और कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि, ठीक है। देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब हुआ जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद है और वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, उस तरह के संसाधन को हम लोग कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर देखिए, उत्तर है कि वैसा ईंधन जिसका निर्माण जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की मृत अवशेषों से होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला है ना, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। चलिए हम देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, कार्बनीकरण क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कार्बनीकरण क्या है। उत्तर देखिए कि उच्च ताप और उच्च दाब पर, ध्यान दीजिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो मृत पेड़ पौधों का धीमे प्रकरण द्वारा कोयला बनना ही कार्बनीकरण कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर कुछ मृत पेड़ पौधे थे, वो धीरे धीरे कोयले में बदल गए, और मृत पेड़ पौधों का धीमे प्रकरण द्वारा कोयला में बदलना ही कार्बनीकरण कहलाता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर,
प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है क्यों? ठीक है, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है क्यों? तो उसके कुछ कारण है। क्या कारण है देखिए, तो उत्तर है कि प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि पहला, ये कम प्रदूषण करते हैं। दूसरा, इनके उपयोग के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है। तीसरा, इनका भंडारण और परिवहन आसान होता है। तो इस तरह से देखते हैं, ये सब कारण हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक गैस को हम लोग एक स्वच्छ ईंधन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। आप देखिए स्क्रीन पर छठा प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। ठीक है, अब देखिए कि जीवाश्म ईंधन वैसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तथा प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। इनके लगातार उपयोग से यह समाप्त हो सकते हैं। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। मतलब बात ये हुआ कि जीवाश्म ईंधन जो है उनको बनने में काफ़ी समय लगता है, करोड़ों वर्ष लगता है, और प्रकृति में इनकी मात्रा बहुत सीमित है। लगातार अगर उपयोग करेंगे तो यह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जीवाश्म ईंधन जो है वह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न, कोक के अभिलक्षण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक क्या होता है? कोक जो है वह कार्बन का ही एक रूप है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका अभिलक्षण। तो कोक के अभिलक्षण क्या है? तो कोक जो होता है वह कठोर सरंध्र भूरा काला पदार्थ है। यह कोयला की तरह चमकता है। जलने पर यह कोयला से कम धुआं उत्पन्न करता है और यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है क्योंकि इसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। तो ये सब क्या है? ये सब कोक के अभिलक्षण हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए कोक का जो उपयोग होता है तो इस्पात उद्योग में जहाँ स्टील का निर्माण होता है वहाँ इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का उपयोग होता है। तो मुख्य रूप से कोक का उपयोग इस्पात उद्योग में और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब आठवां प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर आठवां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है उसका प्रक्रम क्या है, कौन सी तो पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह होता है उसको इसमें समझाना है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर इसका उत्तर है कि पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो समुद्र में रहने वाले जीवों के अवशेषों से होता है। जब यह जीव मृत हुए तो समुद्र के तल में आकर जम गए। मतलब बहुत पहले ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी कारण से, किसी घटना से ये जो मृत पेड़ पौधे थे वो समुद्र के तल में आकर जम गए और मिट्टी और रेत की सतह से दब गए। लाखों करोड़ों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीव जो है वह पेट्रोलियम में बदल गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए उसका उत्तर। तो कोयला का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से ये वन मृदा के नीचे दब गए। समय बीतने के साथ ही उस पर अधिक मृदा जमती गई और नीचे के परत का ताप तथा दाब बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत पेड़ पौधों का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने का जो प्रक्रम है उसको कहते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मृत वनस्पति से कोयले का निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए, बड़े बड़े शहरों में गाड़ियां गैस से चलाई जाती है क्यों। देखिए अगर हम बात करते हैं छोटे शहरों में तो गाड़ियां अक्सर पेट्रोल या डीजल से चलती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों को प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी इत्यादि से चलाया जाता है। क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए उत्तर कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जो है वो प्रकृति में काफ़ी सीमित मात्रा में है। साथ ही इनके उपयोग से काफ़ी प्रदूषण भी फैलता है, जबकि प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी के उपयोग से जो प्रदूषण है वो काफ़ी कम उत्पन्न होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े शहरों में गाड़ियाँ गैस से चलाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, अगर जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कि जीवाश्म ईंधन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे कल कारखाने जो हैं वह जीवाश्म ईंधन पर आधारित हैं। ताप विद्युत संयंत्र जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। यातायात व्यवस्था भी काफ़ी हद तक जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। यदि ऐसा हो जाए कि जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ताप विद्युत संयंत्र
ताप विद्युत संयंत्र बंद हो जाएंगे और जो यातायात व्यवस्था भी है काफ़ी हद तक उस पर प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे जीवन में एक घोर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके, है ना। देखिए इसका उत्तर है कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग निम्न प्रकार से करना चाहिए ताकि इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जितना कम से कम हो सके उसका उपयोग करना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जीवाश्म ईंधन के जगह पर ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं बिजली उपयोग करते हैं तो बिजली का उत्पन्न, जैसे देखिए जो बिजली का उत्पादन होता है वह बहुत जगह ताप विद्युत संयंत्र है जहाँ पर कोयले को जला करके उसकी गर्मी से भाप बनाया जाता है और फिर उससे बिजली उत्पन्न होता है। यदि हम उस बिजली के जगह पर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम उस बिजली को बचाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जीवाश्म ईंधन को हम बचाएंगे। इस तरह से बहुत सारी जगह है जहाँ पर जीवाश्म ईंधन के जगह पर ऊर्जा के हम वैकल्पिक साधनों का यदि उपयोग करते हैं तो हम आने वाले समय के लिए जीवाश्म ईंधन को बचा कर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के 12 क्वेश्चन पर चर्चा किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।